तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास। हमने कल स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 विद द नेम ऑफ इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और इस लेक्चर में कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किस तरह करते हैं। हम अपने एफए के सब्जेक्ट में सिर्फ यही पढ़ना चाह रहे हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं उनको हम किस तरह बनाएंगे, उनको हम किस तरह ड्राइव करेंगे और देन फिर हम उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले हम कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कल सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ी थी कि हमने कहा सर हमारे पास सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग का प्रोसेस हमने देखना है इस बुक में। जिसमें हमारा मेन कोर्स आता है डबल एंट्री। आपको पेपर में मोस्ट मोस्ट मतलब कह लो कि तकरीबन 20% आपकी 20 to 25% आपको डबल एंट्रीज भी आ सकती हैं। ठीक है। देन सबसे पहला प्रोसेस होता है कि ट्रांजैक्शन होती है, फिर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर एंड देन फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं आपके पास। ये पांचों की पांचों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। देन हमने इसकी डेफिनेशन देखी। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग अ कंपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू क्रिएट अ स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक कंपनी की ट्रांजैक्शन को किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के जरिए, एक सिस्टम के जरिए हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, समरी बनाते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं एंड देन फिर हम उस रिपोर्ट से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा एक्सटर्नल यूजर यानी कि हमारा शेयर होल्डर उसको इस्तेमाल करता है। और यूजर में हमारे पास सिर्फ शेयर होल्डर नहीं, हमारे इन्वेस्टर आ जाते हैं, हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज आ जाती हैं जिनमें गवर्नमेंट आ जाती है, कुछ प्रेशर ग्रुप्स आ जाते हैं, मीडिया आ जाता है। ठीक है। देन क्रेडिटर्स यानी कि हमारे हमें जो उधार देने वाले हैं। अच्छा, हमें उधार देने वाले हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या लेना चाहते हैं, मतलब वो देखना चाहते हैं कि अगर हम इनको, जो हमारे सप्लायर है, ये क्रेडिटर्स का मतलब होता है, ये क्रेडिटर्स का मतलब है जो लोग हमें उधार दे रहे हैं। ठीक है। तो वो लोग हमें उधार क्यों दे रहे हैं, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों देखना चाहते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि क्या आज हम अगर इनको उधार का सामान बेचें तो क्या ये अपनी लाइबिलिटीज यानी कि पैसा जो इन्होंने हमें देना है, जब हम इन्हें उधार पर सामान बेचेंगे तो इनके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, तो क्या ये अपनी लाइबिलिटी फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए इन्वेस्ट शेयर सिर्फ शेयर होल्डर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखता, शेयर होल्डर के साथ इन्वेस्टर भी देखता है, रेगुलेटर भी देखते हैं। ठीक है, और क्रेडिटर भी। 5 तरह की हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसे बोला जाता है SOFP, इसमें मैं लिख ही देता हूँ, SOFP शॉर्ट फॉर्म। देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, SPL बोला जाता है इसे। देन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। देन आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, SOCIE, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। देन नोट्स को तो नोट्स ही बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स ये इनकी ये होती हैं जो बोली जाती हैं आजकल नॉर्मल। तो हमने पढ़ा जी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर आपको बिजनेस समझना है तो आपको सबसे पहले अकाउंटिंग की लैंग्वेज आनी चाहिए। अकाउंटिंग की लैंग्वेज क्या है, अकाउंटिंग की लैंग्वेज इन 5 चीजों पर बेस करती है। सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट, जो एलिमेंट्स आते हैं, हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। अगर हम ये 5 एलिमेंट समझ लें तो ये सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा जी एसेट क्या होता है। एसेट्स दैट आर रिसोर्सेज दैट आर कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी व्हिच गिव अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इनफ्लो टू द कंपनी। इनमें देखा हमारे पास इन्वेंट्री, रिसीवेबल, प्रीपेमेंट्स यानी कि जो पैसे हमने पे कर दिए हैं बट अभी तक हमने उसके लिए सर्विसेज नहीं ली। तो 2 तरह के हमारे पास एसेट्स थे। करंट एसेट्स जो कि 12 महीनों के अंदर अंदर यूज हो जाते हैं, नॉन करंट एसेट जो 12 महीने से लेट यूज होते हैं। ठीक है, ज्यादा ज्यादा यूज होते हैं 12 महीने से। लाइबिलिटीज देखी जी, लाइबिलिटीज को ऑब्लिगेशन जो कि बिजनेस ने पे करनी है जिससे इकोनॉमिक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आउटफ्लो फ्रॉम द कंपनी या एंटिटी, कंपनी से बाहर जाता है। ठीक है। देन हमने देखा जी 2 तरह की लाइबिलिटीज होती हैं, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, एनीथिंग इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ऑनर। ऐसी चीज जो कि ऑनर, कोई भी चीज जो ऑनर बिजनेस में लाएगा वो क्या कहलाएगी जी, कैपिटल। चाहे वो गाड़ी लेके आए, चाहे वो पैसा लेके आए, चाहे वो बिजनेस के लिए प्रेमिसेस लेके आए, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, कैपिटल। एनीथिंग इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ऑनर, यानी कि ऑनर कौन से, शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स। जो भी लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं उनको क्या बोला जाता है, उस पैसे को, कैपिटल। वो पैसा भी हो सकता है, वो गाड़ी हो सकती है, वो घर हो सकता है जो बिजनेस के लिए चाहिए। अच्छा, अब कैपिटल बढ़ेगा किस तरह, देखो लो, इन्वेस्टर ने आपके, ये ऑनर जो है ना, इसने आपकी कंपनी में कैपिटल लगा दिया। अब ये कैपिटल इंक्रीज किस तरह होगा, डिक्रीज किस तरह होगा, हो सकता है ये कैपिटल जो पैसा लगाया है आज वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अब बढ़ेगा किस तरह, बढ़ेगा किस तरह जी, ऑनर ने जो पैसा लगाया, जो कैश लगाया, उसके मध्य में वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, प्रॉफिट। तो जब जब आप ऑनर को प्रॉफिट देंगे तब तक उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा। जब भी आप ऑनर को प्रॉफिट देंगे तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा।
जब जब ऑनर एडिशनल पैसा लेके आएगा बिजनेस में, मतलब एक तो स्टार्ट वाले दिन लेके आया वो भी कैपिटल था, जो एडिशनल लेके आया वो भी कैपिटल है। ठीक है, तो ये दो चीजें जब जब होंगी तब तब आपका कैपिटल इंक्रीज करेगा। तो यही बात नीचे लिखी हुई है, इंक्रीज इन कैपिटल पढ़ो। उसने कहा जी, अब मिस्टर ए स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस विद 10,000। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपए से, तो 10,000 क्या होगा मिस्टर ए का कैपिटल। मिस्टर ए इन्वेस्टेड एडिशनल 7,000, तो 7,000 उसने और लगा दिया, तो ये भी कैपिटल है। प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, जो प्रॉफिट्स होंगे वो भी ऑनर को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ना। खर्चे निकालने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचता है वो ऑनर को दिया जाता है, ऑनर ने पैसा लगाया है। तो ऑनर ने जो पैसा लगाया है वो कैपिटल है। कैपिटल इंक्रीज किस तरह होता है, या वो एडिशनल कैपिटल या एडिशनल पैसा लगाए या प्रॉफिट हो। अब डिक्रीज किस तरह होगा, कैपिटल डिक्रीज भी होता है। ड्रॉइंग्स मेड बाय द ऑनर। देखो, जब बिजनेस से कोई चीज निकलती है ना, जब बिजनेस अगर कोई चीज सेल करता है तो उस पर एक्सपेंस आता है। ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस से ऑनर कोई चीज ले जाए तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होगा, बिजनेस उसको अपना खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेगा। बिजनेस उसको क्या कहेगा, बिजनेस उसको कहेगा ड्राइंग्स, कि ऑनर ने बिजनेस से कोई चीज ली, चाहे वो कैश ले जाए, इन्वेंट्री ले जाए, जो भी, एनीथिंग। बिजनेस अगर खुद के लिए कोई काम कर रहा है तो वो खर्चा होगा, लेकिन अगर बिजनेस से ऑनर कोई चीज लेके जा रहा है वो ड्राइंग्स होगी। या दूसरा तरीका, दूसरा किस तरह डिक्रीज होता है, लॉस हो जाए बिजनेस को। देखो, अगर प्रॉफिट ऑनर से रिलेटेड है तो लॉस भी ऑनर से रिलेटेड है। अगर प्रॉफिट ऑनर को मिल रहा है तो लॉस भी ऑनर को ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो होता है जी आपका कैपिटल। कैपिटल आज के बाद कोई भी पूछे कैपिटल क्या होता है, हर वो चीज जो बिजनेस में ऑनर इन्वेस्ट करे वो कैपिटल होता है। कैपिटल इंक्रीज किस तरह होता है, या वो और पैसा लगाए या प्रॉफिट आने। कैपिटल डिक्रीज किस तरह होता है, या वो अपन और बिजनेस से कोई चीज निकाले, चाहे वो कैश हो, इन्वेंट्री हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज विड्रॉ करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग से कैपिटल डिक्रीज होता है। देन लॉस हो जाए बिजनेस को तब भी आपका कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, यहां तक समझ आ रही है। ड्राइंग मेड बाय ऑनर क्या समझा रहे हैं आप, एक समझ नहीं आएंगी इसकी। किस चीज की, ड्राइंग मेड बाय ऑनर्स ड्राइंग्स। अब की। देखो, बिजनेस ना, देखो एक बात सोचो, ये इसको रिमूव करते हैं। देखो, एक तो बिजनेस डे टू डे खर्चा करता है, बिजनेस अपना डेली चलाने के लिए एक्सपेंसेस करता है, डेली खर्चे करता है। वो जब इन्वेंट्री बेचता है तो इसको अपनी कॉस्ट रिकॉर्ड करता है, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। इन्वेंट्री जब जब वो बेचेगा वो अपनी कॉस्ट रिकॉर्ड कर लेगा कि मैंने ये इन्वेंट्री बाहर से खरीदी थी, अब मैंने बेच दी है, तो एक सेल हुई है, सेल में से कॉस्ट मैं अपनी माइनस कर लूंगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी चीज अगर बिजनेस खुद करता है, खुद कोई खर्चा करता है, तो वो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है। बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि सर, क्या ये बिजनेस उस खर्चे को भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा जो कि ऑनर ले गया उसके अकाउंट से। बिजनेस से अगर कोई ऑनर विड्रॉ कर ले, कोई भी चीज निकाले, तो उसे एक्सपेंस नहीं बोला जाता, उसे एक्सपेंस नहीं बोला जाता, उसे बोला जाता है ड्रॉइंग्स। जैसे पैसा लगाने से कैपिटल इंक्रीज होता है, अगर पैसा निकाल लो तो उसे ड्राइंग्स बोलेंगे, तो वो कैपिटल डिक्रीज भी हो जाएगा। बढ़ेगा भी, इंक्रीज भी हो, डिक्रीज भी हो सकता है। बढ़ेगा कब, जब प्रॉफिट होगा, जब एडिशनल पैसे आएंगे। कम कब होगा, जब आप ड्राइंग्स करोगे, जब लॉसेस होंगे, जब बिजनेस ऑनर बिजनेस में से पैसा निकालेगा या बिजनेस को लॉस होगा। तो दोनों ही तरीकों से आपका कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। समरी बनाते हैं, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल हर वो चीज जो ऑनर बिजनेस में लेके आएगा। बिजनेस में जब जब वो कोई चीज लेके आएगा कैपिटल इंक्रीज होगा, और जब जब वो बिजनेस से कोई चीज लेके जाएगा तो उसका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। हम क्या करते हैं, देखो बिजनेस में पता क्या होता है, जब 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 ऑनर लेके आया पहली बार 10,000 रुपए, तो हम पता क्या करते हैं, हम उसका एक अकाउंट खोल लेते हैं। हम अकाउंट खोल देते हैं कैपिटल के नाम से। कैपिटल में जी 10,000 रुपये पड़ा हुआ है, पहली बार वो आया। ठीक है, दोबारा वो आया 7,000 और ले आया। अच्छा, उसने फिर क्या किया जी, फिर उसने 5,000 रुपये निकाल लिया, तो 5,000 से कैपिटल रिड्यूस हो गया। तो हमने क्या किया, 7 जमा 10 और 5 वो निकाल के ले गया, तो कितने पैसे रह गए पीछे, 12,000 रुपए। ठीक है, तो ड्राइंग्स ये होती हैं कि आपका एक कैपिटल अकाउंट, जब भी ऑनर बिजनेस स्टार्ट होता है, ऑनर पैसे लगाते हैं, जो पैसा लगाता है वो कैपिटल के अकाउंट में डाला जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह कैपिटल मूव करता है। जी, अभी समझ।
तो जी हमने तीन टर्म्स पढ़ ली हैं। पहली हमने क्या पढ़ी थी, एसेट्स, दूसरी क्या पढ़ी, लाइबिलिटीज, थर्ड हमने पढ़ ली कैपिटल। अब हम पढ़ते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस नॉर्मली टर्म में हम इसको खर्चा बोलते हैं, बस इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। इट इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू रिप्रेजेंटिंग एन आउटफ्लो ऑफ कैश। देखो, ये एक कॉस्ट है जो हम डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बेयर करते हैं। लाइक पैसा, बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहले हमें इन्वेंट्री खरीदनी पड़ती है, तो वो भी हमारा खर्चा है, तो उसको भी हम एक्सपेंस बोलते हैं। दूसरी चीज, दो बिजनेस चलाने के लिए हमें एक फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री हो सकता है हमने रेंट पे ली, तो वो भी खर्चा है, डेली हर महीने का खर्चा होगा। उसका बिजली का बिल आता है, वो भी खर्चा है। उसके वर्कर्स को सैलरी देते हैं, वो भी खर्चा है। तो हर वो कॉस्ट जो कि डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लगाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस, खर्चा। सैलरीज ऑफ वर्कर, रेंट पेड, बिल्स पेड, मार्केटिंग कॉस्ट, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, इसको क्या बोलते हैं आप अपने एक्सपेंसेस। देर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, आपके पास दो टाइप्स होती हैं एक्सपेंसेस की। ये हम इसका आगे जाके भी पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी हम इसके छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। दो टाइप्स होती हैं आपके पास एक्सपेंसेस की। देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है, देखो गौर से सुनो। कैपिटल एक्सपेंस का मतलब होता है कि बड़े बड़े खर्चे जो कि डेली नहीं होते, जो कि कभी एक बार, साल दो चार साल के बाद एक बार होता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल खर्चा, कैपिटल नेचर का खर्चा, यानी कि बड़ी अमाउंट का खर्चा। जैसे लाइक हमने परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, हमने कोई लैंड या बिल्डिंग खरीद ली। ये हम डेली तो नहीं खरीदते, एक ही बार खरीदते हैं या दो चार बार बिजनेस ने खरीदी होगी। देन रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं डेली के खर्चे। लाइक आपके पास मशीनरी पड़ी है, आप उसको रिपेयर करवाते हो, आप उसको मेंटेन करवाते हो। आप कोई ऐसा डेली का छोटा मोटा खर्चा, आप स्टैम्प पेपर्स लेने जाते हो, यानी कि जितने भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं और वो डेली होते हैं, डेली बेसिस पर चलते रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और जो खर्चे बड़ी अमाउंट के होते हैं और वो कभी कभार नॉन रूटीन इन नेचर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट, आगे हमारे पास एक चैप्टर आएगा तो उसमें भी हम इसको कवर करेंगे। ठीक है जी। तो दिस इज योर एक्सपेंसेस। तो चार टर्म्स हमने पढ़ ली हैं अभी तक, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस। दिस इज द लास्ट वन, रेवेन्यू एंड इनकम। रेवेन्यू क्या होता है, इनकम जनरेटेड फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, यानी कि डेली, जो बिजनेस का मेन कोर्स है, यानी कि आपका कपड़े का बिजनेस है, लाइक नहीं इसको छोड़ें, हम इसको लेके चलते हैं जी, हम अपने मॉल, हमारे पास एक मॉल है, शॉपिंग मॉल है, तो हम उसमें ग्रोसरीज बेचते हैं, ग्रोसरीज बेचते हैं। तो ये ग्रोसरी हमारा बेचना क्या होगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो ग्रोसरी से पैसा आएगा ये होगा रेवेन्यू। ठीक है। अब दूसरा, हो सकता है कि उस मॉल के बाहर एक पार्किंग स्टैंड है, उस पार्किंग स्टैंड से भी हम पैसे कमा रहे हैं, उस पार्किंग से भी हम पैसे लेते हैं। जो लोग आते हैं मॉल में, वो पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाते हैं, वो हमारे मॉल की प्राइवेट पार्किंग है, वो पार्किंग वाले को 100 रुपए, 120 रुपए पे करते हैं। तो उस पार्किंग से जो पैसे आएंगे उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनकम। ये दो अलग अलग वर्ड हैं। हम नॉर्मली दुनिया में यही कहते हैं रेवेन्यू या इनकम एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। रेवेन्यू कमाया जाता है मेन कोर्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस का मेन काम है, जिस काम के लिए वो बिजनेस बना है, मॉल बना है, ग्रोसरी मॉल बना है, तो वो ग्रोसरीज बेचने के लिए बना है। तो वो ग्रोसरीज बेचने से जो पैसा आएगा उसे क्या कहेंगे, रेवेन्यू। लेकिन अगर कोई, वो मॉल कोई और अदर इनकम भी जनरेट करके दे रहा है आपको, वो सारी की सारी किस चीज में चली जाती हैं, आपकी इनकम्स। रेवेन्यू और इनकम दो अलग अलग बातें हैं। रेवेन्यू क्या होता है, मेन कोर्स, जो बिजनेस का मेन कोर्स है वहां से पैसा आने वाला रेवेन्यू कहलाता है। और अगर कोई अदर उसी वही बिजनेस कहीं और से पैसा छाप रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारे इनकम। फर्ज करो, लाइक नॉर्मली बात है, मिस्टर ए सोल्ड गुड वर्थ 900। तो जो 900 रुपए की बिजनेस मिस्टर ए ने चीजें बेची, वो उसका क्या होगा, रेवेन्यू।
अच्छा, अगर यहाँ पे लिखा होता मिस्टर ए जिस बिजनेस में ये चीजें बेच रहा है उस बिजनेस के बाहर एक पार्किंग एरिया है, उस पार्किंग एरिया से वो पैसे कमाता है, तो वो पैसे कमाए जाने वाले पार्किंग से पैसे, लेट से 100 रुपए आता है पार्किंग से, तो वो क्या कहलाएगा? वो पार्किंग वाला कहलाएगा पैसा इनकम। क्योंकि उसका मेन कोर्स क्या है? उसका मेन कोर्स है चीजें बेचना। चीजें बेचने से जो 900 रुपए आ रहा है वो रेवेन्यू है, और जो पार्किंग से पैसे आ रहे हैं, अदर कोर्स ऑफ बिजनेस से पैसे आ रहे हैं, उसे बोलते हैं इनकम। तो दीज आर द 5 टर्म्स जो हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। तो ऑलमोस्ट ये आपका चैप्टर कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, 2 पेजेस और रह गए। जहां तक सब क्लियर है? जी क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की आपके पास कौन कौन सी टाइप है, यानी कि बिजनेस किन किन तरह का होता है? बिजनेस हमारे पास 3 तरह का होता है। सबसे पहले सोल ट्रेडर, देन पार्टनरशिप, देन कंपनी। सोल ट्रेडर क्या होता है? सोल ट्रेडर का मतलब होता है ओन्ड एंड मैनेज बाय अ सिंगल पर्सन। ऐसा बिजनेस जो कि एक सिंगल बंदे की ओनरशिप में है, एक सिंगल बंदा उसको ओन करता है, सारा का सारा बिजनेस एक ही बंदा चला रहा है। इनमें हमारे पास कौन लोग आ जाते हैं? ये जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? सोल ट्रेडर। ये सिंगल पर्सन बिजनेस होता है नॉर्मली। बाकी वो ये होता है कि उसमें वहां पे उसने कोई एक आधा वर्कर रखा हो तो वो उसको हम सिंगल ही कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सारा का सारा बिजनेस मैनेज खुद ही कर रहा है। फुली एंड पर्सनली लायबल, इसका क्या मतलब है? कि कल को अगर बिजनेस कोई डेट लेगा, अगर ये सोल ट्रेडर कोई डेट लेता है या कोई उधार लेता है, वो उसके लिए फुल्ली लायबल होगा, उसको वो पे करना है। चाहे वो, अगर फर्ज करो उसने 10 लाख रुपए का लोन लिया, किसी सुप्लायर से सामान ले लिया उधार, अब उसने किया, जब वो डिफॉल्ट हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, उसने क्या किया जी? वो कहते जी मैंने अपना बिजनेस बेच दिया, तो ऐसा करो ये 8 लाख ही हुआ है बिजनेस बेचने से, तो ये 8 लाख ले लो और घर चले जाओ। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। उसको 2 लाख रुपए अपनी जेब से देने पड़ेंगे, क्योंकि फुली लायबल है वो अपनी जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो उनको पर्सनली भी पे करने का जिम्मेदार है। वो 8 लाख रुपए तो देगा ही देगा, क्योंकि उसका बिजनेस बिक गया, खत्म हो गया। अब ये नहीं होगा कि उसने कहा जी मैंने बिजनेस बेच दिया, तो अब इसके पास, मैंने तो बिजनेस ही बेच दिया, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको वो 2 लाख अपनी जेब से देने पड़ेंगे, क्योंकि वो अकेला बंदा मैनेज कर रहा था। और अकेला बंदा अगर डेट ले रहा है तो उसके लिए भी अकेला ही लायबल है, अगर उसको प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो वो उसके लिए भी अकेला ही ठहराया जाएगा जिम्मेदार, ठीक है। इसी तरह पार्टनरशिप होता है, सेम टू सेम। ओन्ड ज्वाइंटली बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स, मतलब कुछ लोग मिलकर अगर बिजनेस बनाएं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। और मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए। शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट, ये प्रॉफिट और लॉस आपस में शेयर करते हैं। इसमें भी सेम यही रूटीन होती है कि अगर आपने, बिजनेस ने किसी चीज से उधार लिया, आपकी पार्टनरशिप ने उधार लिया और वो नहीं पे कर पाई, तो आपको सारा का सारा बिजनेस बेचना पड़ेगा। बिजनेस आपने बेचा 8 लाख रुपए का, तो आपसे पैसे आपने कितना देना था? 10 लाख रुपए। आप 8 लाख तो पे कर दिया, तो जो 2 लाख रुपए होगा वो आप बिजनेस के जितने भी पार्टनर्स होंगे वो अपनी जेब से अदा करेंगे। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में फुल्ली लायबिलिटी होती है दोनों की, कि कोई भी अगर वो लायबिलिटी लेंगे तो उसके लिए वो पर्सनली भी लायबल होंगे। बिजनेस तो बिकेगा ही बिकेगा, वो पर्सनली भी लायबल होंगे। देन आती है आपके पास कंपनीज, ओन्ड बाय मेनी शेयर होल्डर बट रन बाय डायरेक्टर। कल ही हमने ये बात की थी कि जो कंपनीज होती हैं उनमें पैसा कोई और लगाता है, उनको चलाता कोई और है। शेयर होल्डर और होते हैं, इन्वेस्टर और होते हैं, और डायरेक्टर और होते हैं। शेयर होल्डर का काम सिर्फ क्या है? बिजनेस में, कंपनी में पैसा लगा देना। चलाना किसने है? डायरेक्टर ने, ठीक है। तो कंपनीज में ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। अब कंपनीज हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, आपने ये पहले भी सुना भी होगा ये वर्ड, कि 2 टाइप्स की हमारे पास कंपनीज होती हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कभी कभार आपने कहीं पे जाते हुए साइन बोर्ड ये लाजमी पढ़ा होगा, पीएलसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सॉरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कहीं ना कहीं पे आपने ये जरूर देखा होगा, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या फर्क होता है? पब्लिक कंपनी में क्या होता है जी कि शेयर्स आर अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। देखो, जब कंपनी बनती है, इनकॉर्पोरेशन होती है, तो कंपनी शेयर्स इशू करती है। पैसा कंपनी को चलाने के लिए शेयर्स इशू किए जाते हैं। अभी भी आपने को सुना होगा, ये स्पेस एक्स एलॉन मस्क की कंपनी है, तो उसने अभी अभी अपना आईपीओ किया था। वो क्या था? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि पहली बार उन्होंने अपने शेयर्स पब्लिक किए थे। हालांकि वो कंपनी कई सालों से चल रही थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने आईपीओ अब किया अपना। तो
जो शेयर्स होते हैं वो किसके लिए अवेलेबल थे? पूरी दुनिया के लिए, कोई भी बंदा आके खरीद सकता था वो शेयर्स। ठीक है, पब्लिक कंपनी थी। लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले तक वो प्राइवेट कंपनी थी। उसका मालिक एक ही था, एलॉन मस्क। आज से पहले वो प्राइवेट कंपनी थी, उसका कोई दूसरा मालिक नहीं था। शेयर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखो, पब्लिक कंपनीज में शेयर्स हर बंदा खरीद सकता है, प्राइवेट कंपनी में हर बंदा शेयर नहीं खरीद सकता। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम ये होता है कि आप अपनी फैमिली में शेयर दे देते हो, शेयर्स दे देते हो, अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, या ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। सर शेयर मतलब शेयर से क्या मीनिंग इसकी? मैं बताता हूँ शेयर्स का क्या मतलब होता है। कंपनी जब बनती है ना, तो वो रजिस्टर्ड होती है। रजिस्टर्ड होने के बाद कंपनी को ना एक लिमिट मिलती है कि आप इतने शेयर्स इशू कर सकते हो। तो उसके पास फर्ज करो 10 लाख रुपए, कंपनी के पास 10 लाख शेयर्स। हमारा कानून अलाउ करता है उसको कि आप 10 लाख शेयर्स इशू कर सकते हो। इशू करने का क्या मतलब कि आप 10 लाख शेयर बेच सकते हो पब्लिक को। अब क्या होगा, कंपनी कहेगी मेरे पास 10 लाख शेयर हैं, 10 लाख शेयर हैं, आ जाओ आ जाओ, ले लो ले लो। एक बंदा आता है, वो कहता है यार मुझे ना आपकी कंपनी का शेयर चाहिए, मुझे आपकी कंपनी का शेयर चाहिए। तो हम उसे कहते हैं कितने शेयर चाहिए? वो कहता है जी मुझे ना ऐसा करो, आप 5 लाख शेयर दे दो। ठीक है जी, हमने कहा ठीक है, 5 लाख शेयर दे देते हैं। किस प्राइस पे दोगे? तो हमने कहा जी कि हम ना आपको 2 रुपए की प्राइस पर देंगे, या कर लेट से 3 रुपए की प्राइस पर देंगे। एक शेयर 3 रुपए का देंगे आपको। तो कितने के शेयर दिए उसने, कंपनी ने उसको? 15 लाख रुपए के 5 लाख शेयर्स। 5 लाख शेयर्स कंपनी ने इस बंदे को कितने के बेच दिए? 15 लाख रुपए के। अब कंपनी, ये बंदा क्या करेगा, कंपनी को 15 लाख रुपए देगा। कंपनी एक कागज उठाएगी, उसके ऊपर लिख देगी जी 5 लाख शेयर्स, लो जी आपके नाम हो गए। अब इस बंदे के पास सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, कंपनी के पास क्या है? 15 लाख रुपए। कंपनी के पास 15 लाख रुपए आ गया, इस बंदे के पास एक कागज का टुकड़ा चला गया। अब क्या होगा, कंपनी इस पैसे को यूज करेगी, इससे प्रॉफिट जनरेट करेगी, और अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इस बंदे को अदा करेगी, क्योंकि इसके पास शेयर हैं, जिसको बोलते हैं डिविडेंड। अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इस बंदे को देगी, क्योंकि इसके पास कंपनी की ऑनरशिप है काफी सारी, आधी ऑनरशिप, 50% शेयर हैं इसके पास। तो क्या होगा, कंपनी इसको डिविडेंड देगी। चाहे इसके पास एक शेयर भी होगा तो कंपनी इसको डिविडेंड देने की जिम्मेदार है। ठीक है, शेयर से ये होता है, कंपनी शेयर इशू करती है और पैसा लेती है। अब पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि आप हर बंदे को शेयर ऑफर कर सकते हो, किसी भी बंदे को शेयर ऑफर कर सकते हो, यानी कि आप शेयर दोगे, वो आपको पैसा दे देगा। ये एक किस्म का फाइनेंस रेज करने का, पैसा रेज करने का तरीका है कंपनी के पास, कि कंपनी अपना शेयर इशू कर देगी और पैसा ले लेगी। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी में हर किसी से आप पैसे ले सकते हो, प्राइवेट कंपनी में आप हर किसी से नहीं ले सकते, आप हर किसी को शेयर नहीं दे सकते। नोट, इट इज एन इल इट इज अ लीगल एंटिटी एंड इट्स हैज ओन राइट, देयरफॉर शेयर होल्डर हैव लिमिटेड लायबिलिटी। अब देखो, जो पब्लिक कंपनीज होती है ना, उनमें लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर आपने इसको अच्छे से समझना है ना, तो एक केस है, मे बी आप जानते हो, राज शमानी इंडियन यूट्यूबर हैं, उनका एक केस है। उन्होंने अभी अभी एक पॉडकास्ट किया था, विजय माल्या। उस बंदे ने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, उसने हजारों करोड़ों का, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर्स, उसने फ्रॉड किया। किस तरह फ्रॉड किया? उसके पास एक एयरलाइन कंपनी थी, उसके पास एक एयरलाइन कंपनी थी। एयरलाइन कंपनी से क्या किया जी, वो गया बैंक के पास, बैंक से उसने लिया 9,000 करोड़ का लोन। उस एयरलाइन कंपनी के एसेट्स अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाकर उसने 9,000 करोड़ का लोन ले लिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी गलत, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत थी। बैंक ने लोन दे दिया, उसने लोन अपनी जेब में डाला और भाग गया। अब पैसा कौन देगा? पैसे देगी ये कंपनी। अब कंपनी खुद तो जेली कमा के थोड़ी ना देगी। फिर इस केस में क्या होता है कि सारी की सारी एयरलाइन को बेचा जाता है, उसके जहाज, उसके पास मतलब जो एयरपोर्ट है, जहाज है, जो भी है, हर चीज बेच के पैसा रिकवर किया जाता है। बैंक को पैसा रिकवर हुआ 6,000 करोड़। ये सारा कुछ बेचने के बाद बैंक के पास आए सिर्फ 6,000 करोड़। बाकी 3,000 करोड़ कौन देगा? कोई भी नहीं, वो डूब गए। कंपनीज में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, दिस इज नोन एज लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट, कि कंपनीज लिमिटेड लाइबल हैं। यहां पर क्या होता था, सारे पैसे देने पड़ते थे अपनी जेब से भी,
पार्टनरशिप में भी सारे पैसे देने पड़ते थे। कंपनीज में ऐसा केस नहीं है। कंपनी अगर डूब गई तो सिर्फ कंपनी के एसेट्स कंपनी सारी बेचकर जितने पैसे आ गए, बाकी जो रह गए वो डूब गए। दिस इज नोन एज लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट। इसको हम कल भी पढ़ेंगे, कल चैप्टर नंबर 2 जब स्टार्ट करेंगे तो ये दोबारा पढ़ा जाएगा। वो चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट ही इसी से होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के कॉन्सेप्ट से। ठीक है। तो अभी तक क्या पढ़ा जी? टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तीन टाइप्स है बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनीज। तीन तरह के बिजनेस होते हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी। सोल ट्रेडर में क्या होता है? ऑनर मैनेज करता है, ऑनर ही ऑनर होता है और वही मैनेज कर रहा होता है, चला भी वही रहता है। ठीक है। फुली लायबल होता है, जितना डेट लिया है सबका सब देना पड़ेगा, चाहे बिजनेस बिकने के बाद कुछ पैसे बच गए तो अपनी जेब से घर बेच के देना पड़ेगा। ठीक है। पार्टनरशिप में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है कि कुछ दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जो काम स्टार्ट करते हैं उसे पार्टनरशिप बोला जाता है। और पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होती है, जिस तरह नॉर्मल एक बिजनेस चलता है। और इसमें भी ये होता है कि आपको सारे के सारे पैसे वापस करने हैं, फुली लायबल हैं आप भी। कंपनीज में क्या होता है? कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट होता है। कंपनी चलाते कोई और है, और पैसा कोई और डालता है कंपनी में। जो पैसे डालते हैं उन्हें शेयर होल्डर कहते हैं, जो चला रहे हैं उन्हें डायरेक्टर कहते हैं। कंपनीज दो तरह की होती हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर कर सकती है, प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्टेड होती है कि वो किसी हर बंदे को शेयर नहीं दे सकती, वो फ्रेंड्स और फैमिली के अलावा किसी को शेयर नहीं दे सकती। अब कंपनीज में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट। लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कंपनी अगर डेट लेती है और कल को डेट पूरा वापस नहीं कर पाती, तो जितने कंपनी के एसेट होंगे वो सारे बेच के डेट पे कर दिया जाएगा। जो रहेगी अमाउंट वो लॉस हो गया अगले बंदे का जिसने आपको डेट दिया, चाहे वो बैंक हो चाहे वो इन्वेस्टर हो, जो भी हो। देन आगे चलते हैं, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस नहीं कर रही, तो वो क्या कर रही हैं? इट इज अ लीगल एंटिटी दैट ऑपरेट फॉर पब्लिक सोशल एंड एजुकेशनल पर्पज रेदर देन जनरेटिंग प्रॉफिट्स फॉर ऑनर्स एंड शेयर होल्डर। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज नॉट फॉर प्रॉफिट, एनएफपीओस, इसको शॉर्ट वर्डिंग बोलते हैं एनएफपीओस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पब्लिक के लिए काम करती है, सोशल वर्क करती है या फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रही होती है। इनमें कौन आता है जी? आपकी चैरिटीज के इदारे आ जाते हैं, आपकी गवर्नमेंट के स्कूल्स आ जाते हैं, आपके सोशल सर्विसेज आ जाती हैं जिनमें आपके पास रेस्क्यू सर्विस होती है, ठीक है, फायर ब्रिगेड होते हैं। देन आपके पास रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, मॉस्क, आपकी मस्जिदें, आपके चर्च। ये सारे के सारे क्या होते हैं? जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जिनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। किसी भी चैरिटी का प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है, किसी भी सोशल सर्विस सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद पैसा कमाना नहीं है। वो किस काम के लिए काम कर रहे हैं? वो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। जी। देन लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है और मैनेजमेंट, यानी कि FA1 और MA1 क्या होता है? FA1 में और MA1 में क्या फर्क है? सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्राइमरी यूजर कौन होता है? जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसका यूजर कौन होता है, उसको यूज कौन करता है? एक्सटर्नल यूजर, बाहर के लोग यूज करते हैं, यानी कि हमारे उधार देने वाले लोग, हमारे शेयर होल्डर, हमारे रेगुलेटर। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंटरनल यूजर होते हैं, जितने भी मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन बनाई जाती है वो कंपनी के लिए, अंदर के लिए होती है, यानी कि उसको मैनेजमेंट यूज करती है किस चीज के लिए? एफिशिएंसी के लिए, अपने ऑपरेशंस को अच्छा करने के लिए। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या आते हैं? आपके बजट आ जाते हैं, आप जो फोरकास्टिंग कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, ये सारी चीजें किस काम के लिए होती हैं? ये कंपनी के अंदर के मामला देखने के लिए होती हैं, इंटरनल यूजेस के लिए होती हैं। इंटरनल यूजेस कौन कौन आ जाते हैं? मैनेजमेंट इंटरनल यूज करती है उस इंफॉर्मेशन को, उसको एम्प्लॉयज यूज करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है? रिपोर्ट पास्ट परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस बताती है और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बताती है जी? पास्ट परफॉर्मेंस को देखती है और आज की परफॉर्मेंस बताती है। पास्ट देखती है कंपनी का, 2 साल 3 साल पहले कंपनी किस तरह का परफॉर्म कर रही थी और आज किस तरह का परफॉर्म कर रही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? हेल्प इन प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। देखो मैनेजमेंट का जितना डाटा होता है ना वो फ्यूचर के लिए होता है, आज के लिए नहीं है, वो फ्यूचर के लिए है।
आज हम देखते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि कल को हमें ये चीज फायदा दे। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमने पूरा साल क्या काम किया, एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास क्या बचा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पैसा आता है, ठीक है। टाइम फोकस, फोकस किस चीज पर करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फोकस ऑन पास्ट डाटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमेशा ईयर एंड पे होती है। ईयर एंड पे साल गुजरता है, साल के बाद हम देखते हैं कि हमने पूरा साल क्या काम किया। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉरवर्ड लुकिंग होती है, यानी कि जैसे ही साल शुरू होता है, पहला हमारा साल शुरू होता है, तो स्टार्ट ऑफ ईयर में, स्टार्ट ऑफ ईयर पे खड़े होके हम अपने बजट बना लेते हैं कि इस साल हम इतना सेल करेंगे, इतनी हम अपनी परचेज करेंगे, इतने हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ये सब चीजों का साल के शुरू में हो जाता है। तो हम इसको, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को क्या कहते हैं, ये फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच यूज करती है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट डाटा यूज करती है। रिपोर्टिंग टाइम, ये कब रिपोर्ट करते हैं? ईयरली, साल के बाद, या क्वार्टरली, या हर 4 महीने के बाद। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एज नीडेड, कभी भी बन सकती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट कभी भी बन सकती है, जब मैनेजमेंट को यूज हो, वो चाहे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद यूज करनी हो, उनको जब चाहिए वो इंफॉर्मेशन बना लेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी, दे आर पब्लिश। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती। फाइनेंशियल जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, मैंने कल भी बताया था कि कंपनी अपनी वेबसाइट पर पब्लिक कर देती है, एक्सेप्ट कुछ इंफॉर्मेशन के जो उनके लिए, अपने लिए नुकसानदेह है, वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर देती हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नॉट पब्लिश आर कॉन्फिडेंशियल। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी, अगर वो लीक हो जाए तो आपका कंपेटिटर आपकी स्ट्रेटजीज को कॉपी कर सकता है कि ये किस तरह काम कर रहे हैं और मैं किस तरह काम कर रहा हूं। तो ये मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन कोई भी पब्लिक नहीं की जाती, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी जाती है। ठीक है जी। तो दैट्स ऑल, आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आपने क्या करना है, आपके एमसीक्यूज एलोकेट हो जाते हैं थोड़ी देर तक, आपने वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, सेल्फ अटेम्प्ट करके देखना है। जो एमसीक्यूज नहीं होता, ग्रुप में आप हैं, ग्रुप में आप उसी टाइम पिक्चर भेजें, मैं आपको उसी टाइम एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये, इसमें आप क्या सोच रहे हैं और गलती क्या है। ठीक है जी। जी ठीक है। ओके, ये आपको सर नोट्स भी पहले अभी आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे। अभी ये सारा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया तो ये नोट्स आपको मिल जाते हैं अभी। सर एक क्वेश्चन है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्राइमरी यूजर जो आपने पहले वाला बताया एक्सटर्नल यूजर्स का, वो समझ नहीं आई मुझे। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है कि आप पैसे की अकाउंटिंग कर रहे हो। अब जितनी भी ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या चीजें हो रही हैं, ये आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो, ये सारी 5 स्टेटमेंट्स बनाते हो। इन 5 स्टेटमेंट्स का यूजर कौन है? इन 5 स्टेटमेंट का प्राइमरी यूजर, इसको इस्तेमाल कौन करेगा? कंपनी खुद करेगी। कंपनी क्या करेगी? उसका चार्ट डालेगी? कंपनी नहीं करेगी। इसका यूजर कौन होगा? कंपनी का जो एक्सटर्नल लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं कंपनी के, यानी कि आपका शेयर होल्डर, आपका क्रेडिटर, आपके इन्वेस्टर, जिन लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सा डाटा देता है? पास डाटा। तो आपने पास डाटा देख के एक इंफॉर्मेशन बनाई होती है। जो इन्वेस्टर होता है वो आता है, वो देखता है आपका पास डाटा और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है, हमारे लिए नहीं होती। जबकि मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है, आपने किस तरह चलना है, डे टू डे ऑपरेशंस किस तरह काम करेंगे, हर वर्कर किस जगह पे एलोकेट होगा, बजट किस तरह बनाए जाएंगे, सेल्स किस तरह होंगी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होती है। और ये इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है, इसको लीक नहीं होने देते होती कंपनी कभी भी। जी ठीक है, समझ आ गया। ओके जी। ठीक है जी, तो आपने लाजमी अभी ये क्वेश्चन, एक बार इसको मैं अभी आपको एलोकेट भी कर देता हूँ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाता है ये पीडीएफ। तो एक बार इसको रीड करना है, रीड करके इसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें। जी ठीक है। जी ठीक। ओके जी, अल्लाह हाफिज।